सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़े थे, है ना। कौन कौन सी जगह में जो लवणीय और अलवणीय के बारे में, जो सॉल्टी वाटर होता है और नॉन सॉल्टी वाटर होता है, अलवणीय और लवणीय वाटर होता है, जिसमें मीठा जल और खारे जल के बारे में हमने पढ़ा था। तो गुजरात में एक ऐसा जगह है जहाँ क्या किया जाता है, जो सॉल्ट पेन है वहाँ बीच पर सॉल्ट का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है, ओशन सी से लाया जाता है और लाने के बाद उसको कुछ दिनों तक सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में रखा जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा, इवोपोरेशन के कारण क्या होता है, वाष्प बन के पानी हवा में उड़ जाता है और सॉलिड फॉर्म में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट रखेंगे ना, माइक म्यूट रखना चाहिए। चालू है क्या? रक्षित माइक म्यूट कीजिए जी। देखिए, सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़े थे। सोर्स ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था क्या, एक पढ़ा था सतही जल के बारे में, मतलब सरफेस वाटर के बारे में, जो जमीन के ऊपर, हमारे जो भूमि है उसके ऊपर जो बह रही है या उसके ऊपर जो पानी है उसके बारे में। जैसे पॉन्ड्स हो गया, तो तालाब है, वो जमीन के ऊपर है वो पानी। और सोर्सेस में क्या हो गया, नदी जो जमीन के ऊपर बह रही है, पहाड़ों से निकल रही है। झीलें हैं, लेक्स है, जो कि जमीन के ऊपर ही बना हुआ है, तो उस तरीके से वो पानी के एक सोर्सेस हो गए। हमने सेकंड में पढ़ा था ग्राउंड वाटर के बारे में, मतलब भूमिगत जल के बारे में, जो आता है जमीन के निचले भाग पर। जमीन के निचले भाग पर जब हम किसी औजार के माध्यम से या किसी जगह में, जो रेतीली जगह है वहां ज्यादातर पानी अवेलेबल होते हैं, उस भूमिगत जल में नीचे में जैसे बोरपम्प कराते हैं या नल कराते हैं, बोरवेल्स कराते हैं या फिर कुआं वगैरह बनाते हैं, तो उस नीचे में, पत्थरों के नीचे में पानी इकट्ठा रहता है, जो मीठे जल का सोर्सेस है, उसी को हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। हमने पढ़ा था ओशियन के बारे में, महासागर। महासागर का जो पानी है, ओशियन का जो पानी है, वो पीने योग्य नहीं होता, न ही किसानों के लिए वो परफेक्ट होता है, किसानों के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं होता। किसान अगर उस वाटर को डालेंगे तो जो जितने भी पौधे हैं, जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन उन्होंने किया है, फसल का उत्पादन किया है, वो पूरी तरीके से गल जाएगा नमक के कारण। नमक अधिक मात्रा में होने से स्किन धीरे धीरे गलने लगता है, ये आप लोगों को पता होगा। किसी जगह पर देखना, अगर थोड़ा सा पैरा वगैरह रखा है या कोई कीड़ा आता है, स्नेल वगैरह वाला कीड़ा आता है, उसमें नमक डाल दोगे तो वो इजली से पिघलने लगता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका जो स्किन है वो बहुत पतला होता है, उसमें नमक डालने से वो पूरी तरीके से पिघल जाता है। तो नमक है ज्यादा अमाउंट में होने के कारण महासागर का पानी को हम पीने के रूप में यूज नहीं कर सकते, साथ ही साथ फसलों में भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए वहां का जो पानी है केवल मछली पालन के लिए ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, लेकिन कई जगह देखना आप लोग, जो महासागर है, ओशियन है, उसमें कई जगह है पानी में नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो जीव जंतु है वहां नहीं रह पाते। और कई जगह है नमक की मात्रा कम होती है, जहाँ जीव जंतु आपको देखने को मिलता है, जैसे सांप हो गया और ब्लू व्हेल वगैरह हो गया, ये मछली आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। उसके बाद आता है वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र। ये जल चक्र किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो जल चक्र को हम एक तरीके से समझ सकते हैं। कौन सा तरीका हो गया, सबसे पहला हो गया, इसमें तीनों प्रोसेस के माध्यम से हम जल चक्र को समझ सकते हैं। पहला आता है इवोपरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। दूसरा आता है क्या, वाष्पीकरण होने के बाद जैसे ही पानी है वो वाष्प बन के उड़ता है, उसके बाद जाके क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस, मतलब संघनन की प्रोसेस।
ये सारी चीज आपके बुक में दिया हुआ है, कहीं अन्य से सोर्सेस से नहीं दिया गया है ना। आपके 5वीं के बुक में ये दिया हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा बुक को। तीसरा जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? प्रेसिपिटेशन का। मतलब आप इसको वर्षा बोल सकते हो ना, वर्षा। बारिश होती है, वो प्रेसिपिटेशन में आएगा। अब इसका अलग से डेफिनेशन किस तरीके से दोगे? सबसे पहले इन तीनों का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मली इसका अर्थ याद रखना पड़ेगा कि वाष्पीकरण होता क्या। तो एक नॉर्मली पहले बताती हूँ, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगी कि जल चक्र कैसे बनता है। तो जैसे ये क्या है? पानी। ठीक, पानी को इस तरीके से शो करते हैं। ये हो गया पानी, ये हो गया सनलाइट, ये हो गया क्या? सन, सूर्य। ये इसकी जो रोशनी है डायरेक्ट किस पे गया? यहाँ जो पात्र में पानी रखा हुआ है उस पर। एक एग्जांपल बता रही हूँ, पात्र में पानी रखा है, उस पर गया क्या? सनलाइट, है ना। बहुत ज्यादा धूप है, समझ जाइए गर्मी का दिन है, और गर्मी के दिन में सनलाइट ज्यादा होने के कारण ये जो पात्र में रखा हुआ है पानी, वो गर्म हो जाता है। आप ना अपना माइक म्यूट रखेंगे, लिखना अभी जो बात ये है, मैं अपना माइक म्यूट रखेंगी, नाम लेके बोलना पड़ेगा मुझे। मेरा आवाज ही को हो रहा है, माइक ऑन है। सूरज कुमार आपका माइक ऑन है, म्यूट कीजिए। मुझे देखने दीजिए, माइक ऑन है। आप लोगों का माइक ऑन रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उनके पास ठीक होता है। सारे बच्चे अपना माइक अभी भी मेरा आवाज ही हो रहा है। सूरज कुमार आपका माइक ऑन है। सूरज अपना माइक म्यूट कीजिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो अगर आप लोग, चलिए इसको पहले देख लीजिए। जैसे ही सनलाइट है वो इस पात्र पर पड़ता है, माना कि ये टब हो गया पानी, अपने घरों में जो टब रहता है उस टब को हम लिया, उसमें पानी रखा हुआ है, सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, इस वाटर पे पड़ा, तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगा। गर्म होने के कारण धीरे धीरे इस तरीके से गैस के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? गैस के फॉर्म में ये वाष्प बनकर, मतलब वेपर बनकर धीरे धीरे बादलों में चला जाता है। बादलों में जाना ही क्या कहलाएगा, है ना। यहाँ वो धीरे धीरे वाष्प बन के जा रहा है, यही कहलाता है वाष्पीकरण का प्रोसेस। ये प्रक्रिया जो हो रही है, सनलाइट का इस पानी पर पड़ना, पानी का गर्म होना और धीरे धीरे वाष्प बनकर बादलों में चले जाना कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक, अब कंडेंसेशन क्या होता है? तो ये जैसी ही गैस बनके बादलों में जाता है, तो आप लोगों को रुई के समान गुच्छा दिखाई देता है ऊपर में, है ना, जिसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। ये क्या है? गैसों का एक समूह है, मतलब ये जो वाष्प बन के गया हुआ है उसका एक समूह है, ग्रुप ऑफ आइस का। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है वाटर का। इस तरीके से पार्टिकल आपस में मिल जाता है,
इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन, संघनन। ये जो वाष्प बन के जा रहा है पानी, ये बादलों में जाने के बाद छोटे छोटे पानी के बूंदे बनाती है, इसी को बोलते हैं संघनन। यहाँ जाने के बाद ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो गर्म रहता है। ठंडा होने के बाद यही जो बादल है, अभी बारिश का दिन है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी एक रीजन है। क्या? जब ये पूरी तरीके से पानी के जो बूंदे हैं, पानी के जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो बन गए हैं, तो आप देखना ओला गिरता है, कई कई जगहों में ओला गिरता है, कई कई जगहों में पानी गिरता है, तो ये पानी बनकर फिर से इस तरीके से पानी की बूंदे बनकर फिर से जमीन पर आ जाता है। एक तो ये आइस पार्टिकल के रूप में आता है, आइस पार्टिकल मतलब ओला, ठीक है, आइस पार्टिकल के रूप में आता है, बड़े बड़े गोले के समान या बर्फ बर्फ का टुकड़े के समान गिरता है। ये तो ये पानी बनकर गिरता है पूरा, इस तरीके से पानी की बूंदों के रूप में ये नीचे गिरता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या है? प्रेसिपिटेशन, वर्षा। इस तरीके से ये रोटेट होता है पूरी तरीके से, है ना। अब इसको मैं एक चित्र में समझाऊंगी तो वो इजिली से समझ आए। मैं वहां लिखते जाऊंगी, ये जो ये ऑपरेशन है वाष्पीकरण है उसको भी डायग्राम बनाती हूँ, उसके माध्यम से आपको इजिली से समझ आएगा। चलो, कैसे बनाओ डायग्राम को? तो सबसे पहले भूमि बनाती हूँ, क्या? जमीन बनाती हूँ, पहाड़ वाला एरिया को बना लेती हूँ पहले। ये पहाड़ वाला एरिया हो गया, पर्वत वाला एरिया हो गया, यहाँ नदी बहती है, यहाँ पानी है पूरा, यहाँ पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी बना लेना, इस तरीके से पत्थरों को ऐड कर लेना। यहाँ से नदी निकाल देती हूँ, नदी भी है समुद्र भी है, तो आप इजली से इसको समझ जाओगे। ये सूर्य हो गया, अब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ रही है, इस पर, पानी पर। ये नदी हो गया, पानी है, या समुद्र मान लीजिए या फिर नदी मान लीजिए। ये है, ये पर्वत वाला एरिया है, जो पहाड़ वाला या जमीन वाला हिस्सा है। ये हमारा लैंड वाला हिस्सा है, लैंड मतलब स्थल वाला। और ये हो गया हमारा वाटर, पानी। ये हो गया सन, सूर्य। चलिए, अब देखते हैं ये इसी में रोटेट होगा। अब आया सबसे पहले इसकी जो किरणें हैं इस पानी पर, अब ये पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, ये भाप बन के धीरे धीरे, भाप बन के ये बादलों में जाने लगा, इस तरीके से जाने लगा, भाप बन गया। इसको हम डालेंगे इस नाम से वेपर, वाष्प बन गया। उसके बाद बादलों का निर्माण हुआ, छोटे 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 उसके पार्टिकल बने, फिर बारिश की बूंदों के रूप में या ओलों के रूप में फिर से आया,
ये केवल नदी तालाब में नहीं होता है, ये जो प्लांट है ना इसमें भी होता है, हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हम अगर थोड़ा देर धूप में रहे तो हमारे शरीर से भी जो पानी ऊपर का जो पसीना निकल रहा है ना पानी, उसको भी ये जो सनलाइट है वो खींचता है। आप लोग ना एक ऐड देखे होंगे ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज को डायरेक्ट पाइप लगा के सनलाइट है वो खींचते रहता है, उसके बाद ग्लूकोज पीता है फिर से एनर्जी आती है, वो देखे होंगे। तो उसमें उसका रीजन यही है। वर्षा, अब देखिए सबसे पहले यहाँ का जो पानी है कहाँ गया, बादलों में। बादल का पानी है फिर से जमीन पर आया, जमीन के माध्यम से इस पानी को सोख लिया गया, आधा पानी जमीन के माध्यम से सोख लिया गया, आधा पानी फिर से इसी नदी है उसमें आ गया, फिर से ये इसके माध्यम से होते हुए फिर से ये कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। मतलब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये नदी से सीधा आसमान में, आसमान से सीधा पृथ्वी में, और पृथ्वी से नदी में भी आता है ये। नदी पृथ्वी से होते हुए फिर से ये आसमान पे, आसमान से पूरा पृथ्वी, मतलब ये रोटेट होकर अलग अलग अवस्था में ये क्या हो रहा है, जा रहा है। अब अवस्था, तीन अवस्था मैंने बताया था पानी का, ठोस द्रव और गैस, सॉलिड गैस और गैस के बारे में, सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो ये जो वहां से वाष्प बन के वेपर के फॉर्म में जो हो रहा है वो आपका हो गया गैस फॉर्म में। यहाँ से ओले बरस रहे हैं, ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में। पानी बरस रहा है, पानी की बूंदें भी आ रही है, ये हो गया आपके लिक्विड फॉर्म। मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों आपस में चक्र बना रहे हैं। ये जो चक्र है वो एक प्रकृति पर, नेचर पर लगातार रोटेट हो रहा है। मतलब पानी यहीं से वापिस बादलों में जा रहा है, बादलों से फिर से यहाँ आ रहा है, फिर से ये बादलों में जा रहा है, ये पूरी तरीके से साइकिल बना रहा है, इसी को बोलेंगे वाटर साइकिल। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, वाष्पीकरण का, कि वाष्पीकरण या इवोपरेशन क्या होता है, वो आप लोग बता लोगे, बता लोगे, बताइए। हाँ, इवेपोरेशन मतलब और पानी का वाष्प बन के बादलों में चले जाना, ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और संघनन का पूछा जाएगा, कंडेंसेशन का तो आप लोग क्या बताओगे कि बादलों में जाता है, ये जो वाष्प है, पानी के जो वाष्प है वो आपस में पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल बनाते हैं, या वाटर के जो पानी है उसकी बूंदे बनाने लगती है, उसको बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। फिर से वापस ये ठंडा होकर फिर से जमीन में आता है या नदी में आता है, बारिश के रूप में या ओलों के रूप में, उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन या वर्षा। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। अब ये तो हो गया आपके वाटर का जो जल चक्र है उसका। इसमें तीन ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं, ये केवल समझने के लिए है। इसमें तीन क्वेश्चन जनरली देखा जाता है, यही जो वाटर साइकिल का बोली थी वो, और वाटर के महत्व को भी समझ लेना, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका कंजर्वेशन, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। अब एक पढ़ेंगे हम वाटर से रिलेटेड ही है, नदी, नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी में आपके बुक में दिया गया है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी रिवर, आपके मैप में, भारत का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, भारत का नक्शा, उसमें देखना गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है। चलिए इसको बताइए, किसी को अगर पता होगा तो। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से निकलता है, गोदावरी नदी
नहीं पता मिस, नहीं पता मिस, हाँ, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल का अगर हम बात करें, इसका जो ओरिजिन हुआ था, जिसको हम हिंदी में उद्गम बोलते हैं, ये हुआ है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर। नाम आप लोग सुने हो, त्र्यंबकेश्वर। नहीं, त्र्यंबकेश्वर नाम आप लोग सुने हो नहीं? ऐसे कि ऊंचाई पर स्थित, ये सबसे निचला वाला हिस्सा का बात किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताना है तो लोकेशन आप कैसे बताओगे? आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें अगर पूछा जाए कि गोदावरी नदी का उद्गम क्या कहाँ से हुआ है, तो आप एग्जैक्ट, ये तो अभी आप जानने के लिए आपको ऐसे लिखा गया है, लेकिन आपको बताना है क्या, इसके बाद लिखूंगी उसको। इसकी दक्षिणी घाट के, इसमें है पर्वत, पर्वत से ही निकलता है, कोई भी नदी है वो जनरली पर्वत से ही निकलता है। तो कौन सा पर्वत है, उस पर्वत का नाम याद है क्या आप लोगों को? ब्रह्मगिरी पर्वत। ये मेन दिया है, ये या ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की ऊंचाई पर स्थित दक्षिणी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है जो महाराष्ट्र है उसके स्थित जो त्र्यंबकेश्वर नाम का एक स्थान है उसके ऊपर पर्वत की श्रृंखलाएं है, जो भारत के नक्शा में दक्षिण दिशा में है ना, वेस्टर्न में है वो। तो दक्षिण दिशा में ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, महाराष्ट्र को आप लोग इंग्लिश में लिख लोगे। महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर कैसे लिखते हैं, त्र्यंबकेश्वर। ऐसे लिखते हैं ना, TRIMBK, ऐसे लिखते हैं। ए ऑप्शन, ये जो हाईएस्ट रीजन है, हाईएस्ट रीजन में दक्षिणी मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी माउंटेन, ये इसका मेन है, इसको लिख लीजिए। ब्रह्मगिरी पर्वत मतलब ये वाला, और दक्षिणी घाट वेस्टर्न जो घाट है उसके ब्रह्मगिरी माउंटेन से इसका उद्गम। ये आप जानकारी के लिए रख लीजिए, कहाँ है, महाराष्ट्र की जो त्र्यंबकेश्वर है उसके ऊपर ऊंचाई पर स्थित है। क्या, दक्षिणी घाट पर। तो भारत का जो नक्शा है उसकी दक्षिण दिशा में ये जो घाटी है, ये जो घाट है वो स्थित है, जहाँ ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत है, माउंटेन है, वहां से ये गोदावरी नदी निकली हुई। अब देखिए, ये तो ओरिजिन का हो गया, लेकिन ये जाकर कहाँ मिलता है?
कल मैंने बताया था केवल एक नदी को छोड़कर बाकी सारी नदी है वो कहाँ जाके मिलता है, बताइए। हाँ, कहाँ जाके मिलते हैं, महासागरों में, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन है बहुत सारे जो राज्य है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे घूमते हुए रोटेट करते हुए वहां से उसका ब्रांच कटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इसकी धाराएं हैं वो एक दूसरे को काट के अलग अलग राज्य में प्रवाहित हुई है, ये जो गोदावरी नदी है। उसके बाद वो लास्ट में बंगाल की खाड़ी, जो आप लोगों को पता है, बंगाल की खाड़ी भारत का जो नक्शा है उसके असम वाले रीजन में, मतलब ईस्ट वाले पूर्वी वाले रीजन में नीचे की ओर बंगाल की खाड़ी है, वहां पर जाकर इसका समाप्ति होती है, मतलब ये समाप्त होता है। उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन का नाम दिया गया है कि कहाँ पर ये एंडिंग होता है। पहले ये लिख लीजिए, ब्रह्मगिरी माउंटेन पर इसका ओरिजिन हुआ है दक्षिणी घाट में, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद ये जो गोदावरी नदी है इसको भी गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। जैसे गंगा नदी को पवित्र माना जाता है ना, सेक्रेड माना जाता है, उसे सेक्रेड नदी माना जाता है। जो लोग है वहां नहाने के लिए जाते हैं, है ना, जो वहां डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, मेला वगैरह होता है या किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, अवसर होते हैं, वहां डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। वैसी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी में आप लोगों ने नासिक नाम सुना होगा, है ना, नासिक नाम सुना है। नासिक एक ऐसा जगह है जो गोदावरी के किनारे पर ही स्थित है, गोदावरी नदी है उसके जस्ट किनारे पर स्थित है। वो जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा पवित्र होने के कारण वहां लोग उस अवसर पे जाते हैं, जिसको बोला जाता है गोदावरी पुष्करम। और जो अवसर होता है, कार्यक्रम होता है, उसे बोलते हैं गोदावरी पुष्कर। वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद लोग है उस गोदावरी नदी पर डुबकी लगाते हैं। गोदावरी नदी है जैसे आते हैं ना, सबसे पहले देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी में आता है गंगा नदी, है ना, सबसे लंबी नदी में गंगा नदी आता है। सेकंड नंबर पे गोदावरी नदी आता है, इसको भी लिखेंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको भी लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी लंबी नदी है, ओरिजिन लिखने के बाद इसका जो एंडिंग होता है उसको मैं लिखूंगी लास्ट में, क्योंकि एक रीजन है, इसका नाम है गोदावरी नदी है, बहुत सारे राज्यों से होकर जाती है। ये गंगा के बाद, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी लंब सबसे लंबी ना, सबसे लंबी नदी है। इंडिया में सेकंड नंबर पर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में आता है क्या, गोदावरी नदी। अब इसके अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो ये भारत का जो पूरा नक्शा है उसमें जब वो आता है कहाँ से, महाराष्ट्र से होते हुए चला जाता है, तो इसका जो किलोमीटर के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो लगभग ये जो गोदावरी नदी है ये ब्रह्मगिरी पर्वत से ये ट्रेवल करते हुए बंगाल की जो खाड़ी है, इन दोनों के बीच का किलोमीटर बताऊं, लगभग 1456 किलोमीटर की इसकी दूरी होती है। बंगाल की खाड़ी तक इसका कितना होता है, कितना ट्रैवल करती है ये,
ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो ब्रह्मगिरी माउंटेन है, वहां से ये बंगाल की खाड़ी में जहां तक वो लास्ट होती है, एंडिंग होती है, समाप्ति होती है इसकी, वो होता है 1456 किलोमीटर की लंबी ट्रेवल के बाद ये लास्ट में यहाँ जाकर एंड होता है। इनके बीच में ये जितना ट्रेवल कर रही है 1456 किलोमीटर, 1456 किलोमीटर तक ये जो ट्रेवल कर रही है, इसके बीच में बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। राज्यों के नाम, इनके बीच में जो राज्य है उसका नाम लिख रही हूँ। स्टेट नेम, राज्य का नाम जो इसके बीच में पड़ता है। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा, इंद्रावती आती है, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आता है, और छत्तीसगढ़ के छोटा सा हिस्सा भी जाता है। ये इतने में से होकर जाता है। इसमें बीच बीच में डैम का नाम है, डैम बना हुआ है, एक योजना लागू किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। इसका नाम लिख देती हूँ, प्रोजेक्ट और परियोजना का नाम। आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जिसके बाद, गोदावरी नदी है वो मौसम के अकॉर्डिंग कभी नहीं बदलती, वो सूखता नहीं है, उसमें का पानी कभी सूखता ही नहीं, चाहे बारिश हो चाहे धूप, उसमें का पानी कम नहीं। बाकी नदियों को आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बारिश आता है तो उसमें पानी आ जाता है, गर्मी का दिन आता है तो पूरा सूख जाता है। ऐसे जो रिवर है उसको मौसमी रिवर बोला जाता है, सीजन रिवर बोला जाता है ना, मौसमी नदी बोला जाता है। लेकिन जो गोदावरी नदी है, इसका पानी है वो लोगों को पूरी तरीके से अपना जो फायदा है उसको पहुंचा रही है। जहां जहां पे ये गई है, इसका जो डेल्टा बना हुआ है, मतलब जहां जहां से इसकी धाराएं बह रही है, बटी हुई है, वो हिस्से पे डैम बना हुआ है। कम से कम 900 डैम बना हुआ है ना। अब तक की अगर जानकारी में देखा जाए तो 900 तक की जो डैम है वो तैयार किया गया है। इसके बीच में एक जानकारी है और है, इसके बीच में बहुत सारे अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी है, जिसमें सुनहरी कलर की जो छिपकली आती है वो देखने को मिलता है। मतलब बीच में जो यहाँ से जो गुजरती है उसकी साइड साइड में अभ्यारण्य बना हुआ है, मतलब जंगल है, जंगल वाला हिस्सा है। वहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा, चंदन का वृक्ष देखने को मिलेगा, बाघ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जो कि वहाँ अवेलेबल है। तो इस प्रकार से इसके जो नदी का रास्ता है वो कटते हुए सीधा वो कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जहां तक वो जाती है वहां एक अभ्यारण्य भी तैयार किया गया है, एक वन्य है, एक वन का नाम है फॉरेस्ट है, उसी के नाम में वहां पास का नाम दिया गया है जहाँ मिलती है उसका। एक मिनट, रिवर इज इक्वल टू डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है,
ये जो डेल्टा होती है कहाँ कहाँ से जाती है? मंजीरा, जो नदी कटी हुई है उसका नाम बता रही। एक मंजीरा हो गया और एक होता है इंद्रावती का कटा हुआ है और एक सबरी का। डेल्टा, डेल्टा बनते हुए लास्ट में एक अभ्यारण्य है जो कि लास्ट में जाकर मिला हुआ है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में मिला हुआ है कहाँ? कोरिंगा। मैंग्रोव। इसका हिंदी नाम भी यही है, कोरिंगा मैंग्रोव। इसका नाम देने का रीजन ये है, यहाँ लिख देती हूँ, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम हुआ था कहाँ? ब्रह्मगिरी पर्वत। ये अनेक शाखाएं बनाती है, इस शाखा का नाम डेल्टा है, डेल्टा बोलते हैं उस शाखा को। उसके बाद ये लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी पर जहाँ मिलती है उसका नाम दिया गया है कोरिंगा मैंग्रोव। अब ये नाम क्यों दिया गया है? कोरिंगा मैंग्रोव नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य यही स्थित है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा। जो गार्डन बोलते हैं नॉर्मली हम ना, वो है। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे अभ्यारण्य क्या होता है, जहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलता है, अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलता है, वो है। ये एक प्रकार का गार्डन है, इसी के नाम पर रखा गया है कोरिंगा मैंग्रोव को। ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक स्थित है, यही जाकर के जो सागर है, महासागर है, उसमें जाकर ये मिलता है। अच्छा, कल का क्वेश्चन आंसर बताए, जो भेजे थे होमवर्क वो बनाए? यस मैम। क्वेश्चन आंसर मुझे देखना पड़ेगा। बताते जाइए तो चलिए, उसका क्वेश्चन तो मुझे अभी पता नहीं है, आप लोग बताते जाइए। 1 मिनट, नाम लेके बोलो क्या लिखे होंगे कॉपी में, तो हैंड रेस कीजिए, उसका नाम लो। नीतिका आप बताइए तो, बताइए जी, माइक ऑन कीजिए अपना और बताइए क्या क्या दिए थे उसमें, क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन जो पढ़ा रही हूँ उसी मोबाइल में है ना, इसलिए मैं नहीं बता पा रही। आप बताइए जी। 1 मिनट, किसी और को बोलती हूँ। मोक्ष आप बताइए क्या क्या क्वेश्चन दिया था उसमें। माइक म्यूट कर, माइक को ऑन करके बन रहा है। माइक ऑन कीजिए और बोलिए। चलिए मोनिका आप बताइए, चलिए। मैम दूसरा नंबर का। हाँ, जो क्वेश्चन जो लिखे थे ना, होमवर्क का भेजे थे उसका बताइए। यस मैम। अभी रिसेंटली वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, इसीलिए बता रही हूँ। चलिए बताइए तो। फर्स्ट का मैंने सी नंबर लगाया है मैम। क्या है वो क्वेश्चन, क्या है जी? पृथ्वी का लगभग
कितना भाग जल से ढका है? हाँ, कितना भाग लिखे हो? 71%। अच्छा, परसेंटेज में पूछा गया है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग स्थल है? हाँ, कितना भाग लिखे? 29%। हाँ, 29%। और नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? हाँ, क्या दिया था ऑप्शन में? सी नंबर भर। चलिए, और बाकी और बचा हुआ है उसको भी आप लोग इसी तरीके से बनाए हो। आज फिर से मैं क्वेश्चन डालूंगी आपकी इसमें, इससे रिलेटेड जो वाटर साइकिल पढ़े हैं अभी, जल चक्र, उससे रिलेटेड। और ये जो नदी है, रिवर है, जो गोदावरी नदी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं अभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में बनाकर मैं सेंड करूंगी रात को। कल आप लोग बनाइएगा उसको। उसके बाद उसी का डिस्कशन हम लोग कल का जो क्लास है उसमें करेंगे। चलिए, अभी ना जो बोले उसका क्वेश्चन करती हूँ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। हैंड रेस्ट करके जाइए, उसके बाद मैं माइक ऑन करूंगी। एक साथ सारे बच्चे बोलते हो तो आवाज इको होता है। चलिए गुंजित, आप बताइए। महाराष्ट्र के चंद्रशेखर के ऊंचाई पर स्थित दक्षिण घाट के बहागिरी पर्वत में। हाँ, ब्रह्मगिरी पर्वत। चलिए, ये कहाँ पर समाप्त होता है? नेहाल, आप बताइए। बताइए जी, समाप्त कहाँ होता है? चलिए बताइए। चलिए, किसी और का नाम लेते हैं। समाप्त कहाँ होता? काव्या, आप बताइए। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में उसका नाम बताइए। नाम बताइए जी, उस नाम, मैंने वहां नाम लिखा है। लिखा है जी सामने। कोरिंगा मैग्राव। हाँ, कोरिंगा मैंग्रोव है ना, उस जगह का नाम है जहाँ ये इंड होता है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में, महासागर में जाता है। अब मुझे ये बताइए, गोदावरी नदी जहां से इसका ओरिजिन हुआ है और बंगाल की खाड़ी तक जो अंत हुआ है, उसके बीच की दूरी किलोमीटर के हिसाब से मैंने बताया था, कितना है? आदित्य, आप बताइए। कितना बताया इनके बीच की दूरी? 1456। हाँ, 1456 से 1456 किलोमीटर, है ना। इस तरीके से आपको इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में नोट करना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए, चलिए क्लास ओवर करते हैं, है ना। हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।